नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल एक बहुत सी क्वेरी आ रही थी। ये क्वेरी इस बारे में थी कि आप जो भी लेक्चर हम शूट करते हैं, जो भी लेक्चर हम बनाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में हैं और काफ़ी ज़्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेरी आ रही थी। तो इस बारे में मैं उनसे दो बात करना चाहूँगा। पहली बात ये कि आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में आप ये बताइए कि क्या आप इंग्लिश को छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं क्या? जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं या फिर वहाँ पर आपको काम करना है, तो आप वहाँ पर काम करने के दौरान आपको इंग्लिश में भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा जितना आप हिंदी में हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है कि अगर जो भी बातें उनसे इंग्लिश में आ रही हैं, उतना ही उन्हें हिंदी में आना भी ज़रूरी है। ये तो पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो भी बातें मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर से ज़रूर देता हूँ, यानी कि उसके बारे में बताता हूँ। और जो उसके बारे में मैं बताता हूँ वो सारी बातें मैं लगभग हिंदी में ही बताता हूँ। इसलिए अगर आप इसको सिर्फ मन से निकाल देंगे कि मैं अपना लेक्चर इंग्लिश में बना रहा हूँ, तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और धीरे धीरे करके आपको वो बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएंगी। आप समझ पाएंगे कि वो चीज़ें क्या हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही तो कभी किसी का कोई मीडियम नहीं होता है। शुरुआत से तो सभी लोग किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में हमारे दिमाग में बन जाता है कि नहीं, ये तो इंग्लिश है, ये तो हिंदी है। तो आप कोशिश करें, कोशिश करने के बाद आपको ये चीज़ें आने लग जाएंगी। तो ठीक है, अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का अपना लेक्चर बना रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में हम लोगों ने इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ना शुरू किया था। इस इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट में हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ये दो पार्ट हम लोग देख चुके थे। तीसरा पार्ट जो हम लोग सीखने वाले थे वो हम लोग सीखने वाले थे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ और चर्चा करना चाहूँगा, सर्किट्स के बारे में और उससे कुछ जुड़ी हुई डिवाइसेस के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक आपके सिलेबस में, MPPSC के सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, यानी कि अलग से उसको दिया दिख गया है कि सर्किट के बारे में आपको सेल के बारे में पढ़ना है। सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है अपने केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट वाले पार्ट में, और ये जो सर्किट वाला पार्ट है इसे हमें इस बार कवर करना है ना। ये आपके सिलेबस में भी है और ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स, जैसे कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर ये बातें पूछी जा रही हैं। तो रेलवे एग्ज़ाम में जो बातें पूछी जानी हैं, क्वेश्चंस किस लेवल तक के पूछे जाने हैं, वो सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है वो है सर्किट्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, हम लोग सर्किट्स यानी कि जो हमारे पास हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ रखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसी रेजिस्टेंस का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और फिर हम कुछ डिवाइसेस के बारे में देखेंगे, जैसे कि मीटर ब्रिज क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, किस किस तरीके के फंक्शंस होते हैं उसके, और किस तरीके से उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारा टोटल आज का टॉपिक रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम इन सर्किट्स को जानने की शुरू करते हैं। तो सर्किट में हम सबसे पहला जानने की कोशिश करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन दो देखने हैं हमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, या फिर पहले हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी है, इसलिए पहले हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। जब कभी भी रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हों, कि एक से जाने वाली करंट दूसरे से भी जा रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम लोगों ने यहाँ पर एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, R2, R3
ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और इनसे जो करंट पास हो रही है वो करंट आई करंट है। ठीक है, आई करंट है, यही करंट R1 से भी पास हो रही है, R2 से भी पास हो रही है, R3 से भी पास हो रही है। जब कभी भी ये करंट सेम करंट किसी भी रेजिस्टेंस से पास हो रही होती है तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट को हम क्या कहते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोगों ने क्या बातें सीखी। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमेशा और हमेशा करंट सेम रहती है, हमेशा और हमेशा क्या सेम रहती है, करंट सेम रहती है। जबकि वहाँ पर बंटवारा किस चीज़ का हो रहा होता है, तो इस पोटेंशियल का यहाँ पर बंटवारा हो रहा होता है। यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पर पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 है और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा V3 है। यही V क्या हो रहा है, V1, V2 और V3 के फॉर्म में बट जा रहा है, के रूप में बट जा रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि V इक्वल्स टू क्या होगा, ये V टोटल V है, V टोटल इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये जो टोटल वोल्टेज है वही टोटल वोल्टेज किस में बट रहा है, V1, V2 और V3 में बट रहा है। तो अब हम V को क्या लिख सकते हैं, हम लोग ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा है, V इक्वल्स टू IR पढ़ रखा है। ठीक है, तो VT यानी कि टोटल वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R टोटल। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस के साथ में I, इससे जो रिलेशन निकल के आएगा उसी रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये आपसे फार्मूला डिराइव करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं कि यहाँ पर वोल्टेज का क्या होता है, वोल्टेज का बंटवारा होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, करंट सेम रहती है। तो ठीक है, करंट हमने अगर I मान ली है, कैपिटल I मान ली है, तो ये करंट कितनी है, I इंटू RT क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है। तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 के। और चूँकि I क्या है, I सभी में कॉमन है, तो I को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं सभी में। ठीक है, I सभी में कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो RT इक्वल्स टू R टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे काम का फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पर कुछ और भी रेजिस्टेंस लगा देते R4 R5, तो ये टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस हमेशा और हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सभी रेजिस्टेंस का सम होता है। क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस इन सभी रेजिस्टेंस का सम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि ये वाला R1 वाला रेजिस्टेंस 1 ओम का है, R2 वाला 2 ओम का है और R3 वाला 3 ओम का है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हो जा रहा होगा 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम यानी कि 6 ओम। ठीक है, हम क्या कर दे रहे होंगे, टोटल रेजिस्टेंस जब भी हमें निकालना होगा तो हम क्या कर दे रहे होंगे, इन सभी को जोड़ दे रहे होंगे। इन सभी को जोड़ने के बाद हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा होगा वो हमें मिल जा रहा होगा। ये कितना आ गया, 6 ओम आ गया। ठीक है, तो ये सारी बातें किससे हो गई, सीरीज़ कॉम्बिनेशन से। सीरीज़ कॉम्बिनेशन से हमें क्या क्या बातें सीखनी थी, तो एक बात हमें ये सीखनी थी कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस इन सभी का सम होता है, एक ये बात सीखनी थी। दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज का बंटवारा होता है। तीसरी बात यहाँ पर करंट सेम रहती है थ्रू आउट द सर्किट, पूरे सर्किट में करंट सेम रहती है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई। तो अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, मेन है कॉन्सेप्ट्स अगर आपको याद हैं तो उन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और ये हमने एक सेल लगा दिया, ये बैटरी लगा दी। बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है,
सेल यूनिट होता है, सेल एक होता है, और बैटरी क्या होती है, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा देते हैं, एक से ज़्यादा सेल लगा देते हैं, तो उसे ही क्या कहलाया जाता है, उसे ही बैटरी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा सेल कर दूँ, ये कुछ इस तरीके से या फिर और भी ज़्यादा, ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा, ये बैटरी कहला जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेल और बैटरी में सिर्फ और सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि सेल एक यूनिट होता है और बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, और ये टोटल वोल्टेज है इसका V। जब हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन देख रहे थे तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में किसका बंटवारा हो रहा था, तो इस वोल्टेज का बंटवारा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का बंटवारा नहीं होगा, वोल्टेज का बंटवारा नहीं होगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो हमने देखा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, हम देखते हैं दिवाली में जो हमारे यहाँ झालर वगैरह लगी होती है, जो लाइटिंग्स हम करते हैं, छोटी छोटी लाइट्स होती हैं और वो ग्लो करने के लिए होता है, ग्लिटर करने के लिए होता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। वो कैसा एग्जाम्पल है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। साथ ही साथ जो फ्यूज़ वायर हम लोग लगा रहे थे वो भी किसका एग्जाम्पल था, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल था। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कहाँ पर देखते हैं अपने डेली लाइफ में, तो हमारे जितने भी अप्लाइंसेस हैं, हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, वो सभी के सभी कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही। ठीक है, घर में जितने भी अप्लाइंसेस लगे होते हैं वो सभी के सभी कैसे लगे हुए होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक दो वायर होती हैं और इन्हीं दो वायर में हमारे जो भी अप्लाइंसेस हैं ये कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी अप्लाइंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे घर में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही होते हैं। सभी में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा होता है, पोटेंशियल सब में, वोल्टेज सभी में सेम आ रहा होता है। क्योंकि आप जितने भी अप्लाइंसेस देखें, सारे के सारे अप्लाइंसेस कैसे 220 वोल्ट में ही काम करने के लिए बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वोल्टेज सभी में सेम रहता है। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। घरों में जो यूज़ होने वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ का बंटवारा होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बंटवारा होता है करंट का। यहाँ पर करंट तो आ रही थी I, लेकिन ये करंट बट गई आपस में, ये I1, I2 और I3 में बट गई। किस में बट गई, I करंट, ये जो टोटल I करंट थी ये किस में बट गई, I1, I2 और I3 में बट गई। और यहाँ पर वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेज सभी में सेम रहता है। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग कैसे फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, किस तरीके से इसे हम बना सकते हैं, तो उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर बंटवारा किस चीज़ का हुआ है, करंट का हुआ है, I का। तो I को हम किस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से कि टोटल जो I है यही बट गई है किस में, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। ठीक है, और I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R, ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं V अपॉन R टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल करंट का था। ठीक है, तो इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और वोल्टेज सभी में सेम है। तो हम लोगों को क्या याद रखना है, पहली बात कि इसमें करंट का बंटवारा होता है, वोल्टेज सभी में कांस्टेंट रहता है, ये बात। और टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस ये V सभी में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन RT इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन आता है आपको कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, इसका 2 ओम, इसका 3 ओम, तो हम किस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे होंगे, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 अपॉन R टोटल इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। ये हम लोगों ने क्या ले रखा है, ये इसका रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम। ठीक है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, जल्दी से लगाइए इसे। तो ये कितना हो गया, 3 2 6 प्लस 5 अपॉन 6। ठीक है,
तो 1/r टोटल इक्वल्स टू हो गया 1 + 5/6 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 6 + 5 11/6। तो 1/r टोटल इक्वल्स टू हो गया 11/6। तो r टोटल इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया 6/11, 6/11। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जब हम लोग देख रहे थे तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक हमने देखा था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस क्या हो रहे थे, जुड़ जा रहे थे और एक बड़ा रेजिस्टेंस बन जा रहा था। जबकि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो सभी के सभी 1 से बड़े हैं, 1 2 3, ठीक है, सभी 1 से बड़े हैं। और जो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ये 0.55 के आसपास है ना। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, ये टोटल इसका रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, ये इन सभी रेजिस्टेंस से कम हो जा रहा है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने समझी कि जब सीरीज़ में रेजिस्टेंस होता है तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ से एक पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है दो रेजिस्टेंस के बारे में। जब दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो उस पॉपुलर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उस बात को हम लोग सीख लेते हैं, ताकि आपका अगर क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा जाता है, वैसे तो ये क्वेश्चन अगर आपके MPPSC में आएंगे तो MPPSC में कुछ इसी तरीके से आएंगे और आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, लेकिन रेलवे और अदर एग्ज़ाम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ आंसर ही देखना है। इसलिए वहाँ पर किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर हमें किस तरीके से आंसर करना होता है, उस बात को हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है, एक इसका सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस हैं, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं और दोनों रेजिस्टेंस क्या हैं, सेम हैं, दोनों रेजिस्टेंस सेम हैं। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस क्या हैं, सेम हैं। तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा, इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा, तो ये हम देखेंगे 1/r टोटल इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/r और r टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो r टोटल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r/2। ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर कभी भी रेजिस्टेंस सेम होते हैं और वो पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, r/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए 10-10 ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 10-10 ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 10-10 ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसी तरीके का और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी किस किस तरीके के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पर सीख लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। इस क्वेश्चन से आपको लगभग बातें क्लियर हो जाएंगी जिस लेवल तक यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, 10 ओम और 10 ओम। ठीक है, और आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछ लिया गया कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना होगा। तो ये देखिए, ये 5 ओम है, ये 3 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, R/3, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन 3। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कुल कितना निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 1 ओम। ये कितना है, 10, तो 10/2 हो जाएगा, क्योंकि दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों सेम हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10/2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो 5 + 1 6 और 6 5 11। तो ये टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना आ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये आ गया 11 ओम।
ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और भी इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अब हम लोग इसके बारे में बाद ये हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स सीख लिया। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स के बाद हम लोग इसके कुछ डिवाइसेस के बारे में सीख लेते हैं जिन डिवाइसेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में आपको इसी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि हम IIT और AIEEE से उठा लें क्वेश्चंस और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएं, ठीक है। एक चीज़ और जो पूछी जा सकती है वो भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने एक सर्किट में दो रेजिस्टेंस ले रखे हैं, दोनों को हम लोगों ने क्या कर रखा है, पैरेलल पे लगा रखा है। इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है। आधा आधा हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक 10 वोल्ट की सप्लाई दे दी, ठीक है। हम लोगों ने वोल्टेज भी दे दिया है और अब हमें करंट फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग फार्मूला वही लगाएंगे, V = IR, तो I = V/R। तो यहाँ पर अगर हम इसको I1 करंट मान लें और इसे हम I2 मान लें, दोनों करंट का फार्मूला निकालें, तो I1 कितना हो जाएगा, I1 = V। दोनों में वोल्टेज क्या होने वाला है, वोल्टेज सेम होने वाला है, तो V/R यानी कि 10/10, यानी कि ये कितना हो गया, 1 एम्पियर करंट, ठीक है। और I2 = कितना हो गया, I2 हो गया 10/5, यानी कि 2 एम्पियर करंट, ठीक है, 2 एम्पियर करंट। तो अब एक बात देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें कम करंट जा रही है, और जो रेजिस्टेंस कम है उसमें ज़्यादा करंट जा रही है। तो अब इस चीज़ को सीख सकते हैं। ये साथ ही साथ I = V/R, अगर वोल्टेज सेम है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो चीज़ क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। ये रिलेशन हमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है जब हम लोग डिवाइसेस भी देख रहे होंगे और भी सारी चीज़ें हम लोग जब देख रहे होंगे, तो वहाँ पर ये रिलेशन आपको बहुत काम में आने वाला है कि जिसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट कम जा रही होगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट कम, रेजिस्टेंस कम, करंट ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं, जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस लगभग 0 हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग सुपर कंडक्टर भी देख रहे थे तो सुपर कंडक्टर में भी हम रेजिस्टेंस को क्या करने की कोशिश कर रहे थे, रेजिस्टेंस 0। अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट बहुत ज़्यादा है, और करंट ज़्यादा होगी तो क्या करेगी, अप्लायंसेस को डैमेज करेगी, या फिर अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वो हम सुपर कंडक्टिविटी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग डिवाइसेस पे आ जाते हैं। यहाँ से इतनी ही बातें हैं, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स पे। अगर कोई बात आपकी मिस हो जाती है तो आप लोग दोबारा भी इसी वीडियो को प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पॉइंट्स मिस नहीं करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इस हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए डिवाइसेस के बारे में देख लेते हैं हम। डिवाइसेस, सबसे पहली डिवाइस हम देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर। बेसिकली डिवाइसेस से क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, रेलवे एग्ज़ाम्स और भी दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। ये वाला जो पोर्शन है डिवाइसेस का, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वहाँ पर आपको सिर्फ डिवाइस दी हुई होती है और उसके फंक्शंस 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो जैसे ही आप डिवाइस का नाम देखें तो आपको उसका फंक्शन याद आना चाहिए कि आखिर ये काम क्या करता है, ठीक है। एक जैसे नाम दिखेंगे, ठीक है, आपको फंक्शन अलग अलग पता होंगे तो आप सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है?
गैल्वेनोमीटर एक सिंपल सी डिवाइस है कि जब कभी भी करंट पास होगा, जब कभी भी करंट पास होगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है, ये डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई मीटर है और हम लोगों ने ये मीटर कुछ इस तरीके से लगा रखा है और रीडिंग यहाँ पर 0 है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो जैसे ही करंट पास होगा तो ये जो की है इसकी, ये आपस में क्या करेगी, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये अपनी जगह से मूव कर जाएगी। और जैसे ही ये मूव करेगी वैसे ही हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ तो करंट पास हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सबसे बुनियादी फंक्शन क्या होता है कि ये डिफ्लेक्शन शो करता है जब कभी भी करंट पास होती है। करंट जहाँ पर कहीं भी होगी वहाँ पर ये मूव कर रहा होगा और करंट नहीं होगी तो ये मूव नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली डिवाइस है हमारी गैल्वेनोमीटर। सिंपल सी डिवाइस है जो कि डिफ्लेक्शन के काम में आती है। करंट पास होगी तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा और ऐसा डिफ्लेक्शन शो करने वाली जो भी डिवाइस है हम उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे कि इसकी वर्किंग आपसे पूछी जाए या फिर इसके डायग्राम वगैरह पूछा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग सिंपल जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज़ हम लोग देख लेते हैं, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज बेसिकली 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। चार रेजिस्टेंस का इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, R1, R2, R3 और R4। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर ये पूरी की पूरी वायर ही होती है, ये पूरी की पूरी वायर ही होती है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर इस पूरी की पूरी वायर पे मूव कराते हैं। मूव कराने पे क्या होता है, जहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है, जहाँ पर ये डिफ्लेक्ट करना बंद कर देता है, यानी कि इसमें करंट फ्लो नहीं होती, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ये सारे रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। R1/R3 = R2/R4। तो देखिए, हम वायर का रेजिस्टेंस हमें पहले से पता होता है। हम यहाँ पर एक रियोस्टेट यूज़ करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें पहले से पता होता है, या फिर हम उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा अननोन रेजिस्टेंस होता है। अननोन रेजिस्टेंस का ही रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इस मीटर ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जब कभी भी हमें किसी भी कंपोनेंट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, जब भी किसी भी कंपोनेंट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम मीटर ब्रिज का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। और इस तरीके की उसकी फंक्शनिंग होती है, एक बना हुआ होता है, और वहाँ पर मीटर ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ही शो करता है कि कब तक करंट फ्लो हो रही है गैल्वेनोमीटर से, या फिर गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, जब तक में ये बैलेंस नहीं होते हैं तब तक गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होती रहती है, और जैसे ही ये आपस में बैलेंस हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होनी बंद हो जाती है। गैल्वेनोमीटर से जैसे ही करंट फ्लो होनी बंद हो जाती है तो हम इस रिलेशन से इसका जो हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले थे उसका हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के बाद हम लोगों ने मीटर ब्रिज सीख लिया। इसके बाद हम लोग कुछ और डिवाइसेस सीख लेते हैं। तीसरी हमारी डिवाइस है वोल्ट मीटर के बारे में तो आप वैसे ही जानते हैं। सबसे मेन बात कि वोल्ट मीटर किस चीज़ को मेज़र करने के लिए, किस चीज़ को नापने के लिए प्रयोग होता है, तो ये वोल्टेज को मेज़र करने के लिए होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि वोल्ट और वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्ट मीटर किसके लिए प्रयोग होता है, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए प्रयोग होता है। लेकिन इसके बारे में हम कुछ और भी बातें जान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर कोई सर्किट है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन हमेशा और हमेशा जिस भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेज़र करना है, जिस भी कंपोनेंट का रेजिस्टेंस मेज़र करना है, उसका यहाँ पर अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स का वोल्टेज मेज़र करना है तो इनके हमेशा और हमेशा कहाँ पर प्रयोग होगा? पैरेलल कनेक्ट होगा, पैरेलल कनेक्शन होता है इसका। वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसा होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर का कनेक्शन किस तरीके का होता है, तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन पैरेलल होता है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है, वो है शंट। शंट क्या होता है? ठीक है, शंट बेसिकली एक हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंट, व्हाट इज शंट, ऐसे करके, और फिर 4 ऑप्शन दे देता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, इस तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको टिक क्या करना है कि शंट बेसिकली है क्या? ये वेरी हाई रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर को ही एममीटर बनाया जा सकता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर को, यदि गैल्वेनोमीटर में हम सीरीज़ कनेक्शन कर दें, सीरीज़ में शंट को कनेक्ट कर दें, शंट को यानी कि वेरी हाई रेजिस्टेंस जो भी है, अगर हम गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर हम वोल्ट मीटर प्रयोग कर रहे थे, वोल्ट मीटर की जगह हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करें और साथ ही साथ यहाँ पर शंट का प्रयोग कर दें, शंट वेरी हाई रेजिस्टेंस का प्रयोग कर दें इसके सीरीज़ में। ठीक है, ये हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में हम शंट को कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे कि वो वोल्ट मीटर में तब्दील हो जाए, तो आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर में अगर हम सीरीज़ में शंट को अटैच कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा। कैसे? शंट को सीरीज़ में गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करना है तो वो क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा। और साथ ही साथ वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में किस तरीके का कनेक्शन रखता है, तो वो कनेक्शन रखता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा है एममीटर। ठीक है, एममीटर किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है? ये वोल्टेज को मेज़र करने के लिए होता है, और एममीटर का प्रयोग होता है करंट को मेज़र करने के लिए, करंट को मेज़र करने के लिए होता है। ठीक है, इसे वोल्टेज को मेज़र करते हैं और इससे किसे मेज़र करते हैं? इससे करंट को मेज़र करते हैं। साथ ही साथ एममीटर का कनेक्शन कैसा होता है? तो सर्किट में कोई भी सर्किट है फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्किट है। ठीक है, तो जब कभी भी हम एममीटर को कनेक्ट करेंगे तो एममीटर को सर्किट में हमेशा और हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट कर रहे थे? पैरेलल कनेक्शन कर रहे थे, जबकि एममीटर को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को ही एममीटर में भी तब्दील किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम? शंट को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। शंट बेसिकली हाई रेजिस्टेंस है, और साथ ही साथ हम इसको प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि हम डिवाइसेस को बचा सकें, डिवाइसेस को डैमेज होने से बचा सकें। तो गैल्वेनोमीटर में ही जब हम शंट को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, यानी कि एममीटर के पैरेलल में शंट लगा हुआ होगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ही शंट लगा हुआ होगा, तो हम इसे ही क्या कह देंगे? हम इसे ही एममीटर कह देंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं
ठीक है। और इसी तरीके से पूछे जाते हैं गैल्वेनोमीटर को कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है कि वो एमोमीटर बन जाए, गैल्वेनोमीटर को कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है कि वो वोल्ट मीटर बन जाए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बताने हैं, ठीक है। एक और डिवाइस हम इसके बाद देख लेते हैं, ये फाइनल डिवाइस है। ये डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो पोटेंशियोमीटर के बारे में आप बताएंगे कि कभी भी किसी भी सेल के ईएमएफ को पता करना हो, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पता करना हो, या फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, ठीक है। किसी भी सेल का ईएमएफ पता करना हो या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो हम किस चीज़ का प्रयोग कर रहे होंगे? तो हम प्रयोग कर रहे होंगे पोटेंशियोमीटर का। ये थे वो डिवाइसेस जो इन सर्किट्स के साथ में प्रयोग में आते हैं। इन सारे सर्किट्स को हम लोगों ने देखा और साथ ही साथ हम लोगों ने इन सारी डिवाइसेस के बारे में समझा, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको कैसा पसंद आया, इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मैग्नेटिज़्म पढ़ेंगे और मैग्नेटिज़्म की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे देखते रहिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।